हेलो। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। पाठ का नाम जैसे सजीव एवं उनका परिवेश, विशेषताएं या आवास। सजीव सजीव यानी साथ में जीवन, जो सांस लेते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जो हर काम को आसानी से कर सकते हैं। नींद आती है, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर काम को अपने हिसाब से करने वाले सजीव होते हैं। जैसे मनुष्य तो सजीव है ही, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ये सब सजीव होते हैं। परिवेश या आवास, परिवेश को हम आसानी से समझ लें। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो मछलियाँ या जानवर समुद्र में रहते हैं, यदि उनको हम कुछ समय के लिए नदियों में, तालाबों में, झरनों में रख दें तो वह उसमें नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर समुद्र के पानी में रच बस गया है। जो जानवर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो जानवर मरुस्थल में रहते हैं, जो जानवर जंगलों में रहते हैं, तो उनका परिवेश या उनकी आदतें वैसे के वैसी हो जाती हैं। सजीव एवं उनका परिवेश, जैसे मैंने अभी समझाया, सजीव जिसमें जीवन हो। पहली एवं बूझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी, वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, पर्वत पर बकरी या याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। जैसे जानवर तो मिलते ही मिलते हैं, पेड़ पौधों में भी अंतर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहाड़ी क्षेत्र में या ठंडे क्षेत्र में जो पेड़ों का बनावट होता है, वह अन्य स्थानों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जहाँ पे पानी बर्फ़ गिरता है, वहाँ पे पेड़ों की पत्तियाँ नुकीली होती हैं और नीचे की ओर झुकी होती हैं। तो ये सब वहाँ के बनावट, वहाँ के तापमान और ठंड या जिस तरह का वहाँ का माहौल होता है, वैसे के वैसा उसी में ये ढल जाते हैं और इसी को हम परिवेश कहते हैं। जहाँ पे जैसी बनावट, वहाँ पे वैसा के वैसा ही वह उसी वातावरण के अनुसार काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊँट दिखाई दे रहे हैं। ऊँट हम सभी को पता है मरुस्थल स्थानों पे प्राप्त होते हैं। इनके गर्दन लंबे लंबे, पैर भी लंबे लंबे होते हैं।
मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो मरुस्थल में इस तरह का वातावरण मिलता है। तो वहाँ पे जितने भी रहने वाले जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसी वातावरण में ढलकर उसी तरह का कार्य करते हैं या उनका आकार वैसा का वैसा ही होता है। यहाँ पे मछलियों की चर्चा करें। मछली पानी में रहती है क्योंकि उनका जीवन पानी में ही होता है, क्योंकि उनके शरीर का बनावट पानी के अनुसार ही होता है। उसमें पंख होते हैं या उनका शरीर धारा रेखीय होता है जो कि पानी में तैरने में सहायता करती हैं। गिल्स के द्वारा वे श्वसन का कार्य करती हैं। इसी प्रकार मैं अब अनुकूलन को समझाने का प्रयास करूंगा। जिन विशिष्ट संरचनाओं, जैसे मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपको गोला लगाकर बताऊंगा कि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। ये देखिए आप, ये मैंने गोला लगाया और इसी गोले के भीतर ही ये परिभाषा आपको दिखाई देगी। किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। हम सभी जीव जंतु आवास में रहते हैं। जैसे मनुष्य आवास के लिए घर बनाता है और उसमें रहता है। शेर गुफाओं में रहता है, चूहा बिलों में रहता है, सांप भी बिलों में रहते हैं। तो और जो पक्षियां हैं अपना घोंसला बनाकर अपना आवास बनाती हैं। यह इनके अनुकूल होता है। जैसे यहाँ पे आवास की परिभाषा दी गई है, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अब आवास, पहला आवास स्थलीय आवास। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। यहाँ पे देखें आप, स्थलीय यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय कहते हैं। स्थल यानी जमीन, भूमि। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे या जंतु होते हैं उनका आवास स्थलीय आवास होता है। वन घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे देखें आप, ये वन, स्थलीय आवास, ये सब स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। अब हम जलीय आवास की बात करें। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं या आवास हैं। जलीय आवास में जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं, बहुत से केकड़े, आपके कछुआ वगैरह, ये सब आपको जल में रहते हैं। तो इनका आवास जल ही होता है। ये जल के बाहर ये इनका जीवन
जीना दूभर होता है, इसलिए जल में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं होती हैं। विषमताएं यानी अलग अलग, यानी भिन्न भिन्नता। यह सभी जलीय आवासों के लिए सत्य है। अब हम जैव घटक की बात करें। हम सभी जानते हैं सजीव यानी जिनमें जीवन हो। जैव घटक भी सजीव होते हैं, जैसे पौधे एवं जंतु, ये सभी जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक होते हैं, क्योंकि पत्थर में, मिट्टी में, वायु में, जल में जीवन नहीं होता, इसलिए इनको अजैव घटक कहते हैं। और जिनमें जीवन होता है उनको जैव घटक कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें, ये अजैव घटक और जैव घटक। अब मैं आपको आगे बताऊं, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं हम उन पर ही चर्चा करेंगे। जैसे विभिन्न आवासों की यात्रा, यहाँ पे ध्यान दें, विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास, स्थलीय आवास जैसे मरुस्थल। मरुस्थल के जैव घटकों एवं ऊर्ट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या इनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। अधिक तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। अब पेड़ पौधों में भी विशेषता होती है। जो पेड़ पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं उनके जड़ बहुत गहरे, लंबे, जमीन के भीतर लंबे पहुंच जाते हैं, क्योंकि नीचे से वह पानी ग्रहण करके अपने पेड़ को जीवित रखने में सहायक होते हैं। इसके बाद इनके पेड़ों के पत्ते मोटे होते हैं और इनमें पानी का अधिकांश अंश भरा होता है। इस तरह के पेड़ पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसी तरह से हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें। पर्वत में जो जंतु, पेड़ पौधे होते हैं उनका जीवन कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पे आप देखें पर्वतीय क्षेत्र। यह आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी जब पर्वत क्षेत्र की बात करते हैं तो पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। आप देखें यहाँ पे जो पेड़ों का आकार होता है या पत्ते होते हैं वो नुकीले होते हैं और नीचे की ओर झुके होते हैं। जब वहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है तो पत्तियों
पर गिरकर वह जमीन पर खिसक के आ जाती है। तो इसलिए वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते नीचे की ओर नुकीले होते हैं और ये पर्वत के पेड़ पौधे हैं और इनका आवास पर्वतीय होता है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। ये वृक्ष, ये जानवर, देखिए ये सब पर्वत के जानवर हैं। पर्वत के जो जानवर होते हैं उनके जो बाल होते हैं बड़े बड़े होते हैं। जैसे ही बर्फ़ गिरती है तो ये बालों के द्वारा अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये याक भी दिखाई दे रहा है। पहाड़ी में तेंदू, याक तथा पहाड़ी बकरे पर्वतीय आवास के लिए इन लोगों के लिए पर्वतीय आवास अनुकूल होता है। यहाँ के वृक्ष सामान्यतः शंखाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इसमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये पतली और नुकीली होती हैं। जैसे ही पानी गिरता है या बर्फ़ गिरता है तो नीचे की ओर खिसक जाता है। अब घास स्थलों में रहने वाले जंतु, पेड़ पौधे। शेर, यहाँ पे घास स्थल की बात कर रहे हैं तो घास स्थल पर मैंने गोला बनाया। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार उन्हें मारकर खा जाता है। वह मटमैले रंग का होता है। शेर एवं हिरण, इन दोनों जंतुओं की आँखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पास में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वे पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिप सकता है। इन स्थानों में शेर शिकार यानी वह किस तरह से हिरण को मार सकता है तो वह इन घासों के पीछे छुपा रहता है, क्योंकि शेर का भी रंग मटमैला होता है और हिरण का भी रंग मटमैला होता है। और जब यहाँ के घास सूख जाती हैं तो इनका भी रंग मटमैला हो जाता है। तो यहाँ पे हिरण अपने को बचाने के लिए छुपता है जबकि शेर शिकार करने के लिए छुपा रहता है। यहाँ पे देखिए शेर का रंग मटमैला है और वहाँ के घास जो सूखने पर मटमैले हो जाते हैं, इस तरह से ये छुपे होते हैं। और शेर और हिरण मटमैले खुद होते हैं और घास भी मटमैला होता है। शेर शिकार करने के लिए छिपता है और हिरण शेर से बच सके इसलिए इन मटमैले घासों के पीछे छुपा होता है। कुछ जलीय आवास की चर्चा करें। जैसे समुद्र। समुद्र बहुत विशाल होता है। हमारे पृथ्वी का अधिकतर भाग पानी का है, समुद्र का है। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूल के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे
कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराइयों में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। यहाँ पे इन जानवरों की ये विशेषता होती है, यानी ऑक्टोपस में धारा रेखीय नहीं होते, लेकिन जब वे चलते हैं पानी में या समुद्र में तो अपने को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होते हैं। मछली जब जल में घूमती है या तैरती है या चलती है तो वह सांस गिल के द्वारा लेती है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते, वे सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉल्फिन और व्हेल जब सांस लेते हैं तो नासाद्वार होता है, सिर पर नासाद्वार स्थित होता है अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेने का कार्य करते हैं। तालाब एवं झील। समुद्र बहुत विशाल होता है तो वहाँ पे असंख्य जीव जंतु समुद्र में होते हैं। तालाब में भी या झील में भी जीव जंतु होते हैं। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकालिए। इन पौधों की पत्तियों, तने एवं जड़ों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। ये पेड़ पौधे हैं। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भाग ये पानी के ऊपर होता है तो कुछ भाग जल के भीतर होता है। इनमें कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अपशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। यहाँ पे ध्यान दें, जो पौधे तालाब या झील में पाई जाती हैं उनका जो तना होता है लंबा होता है, खोखला होता है एवं हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है जबकि पत्तियां, फूल जल की सतह पर पलवन करते रहता है। पत्तियां सक्रिय एवं पतली रिबन की तरह होती हैं। ये देखें, कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादंगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। ये मेढक की विशेषता होती है।
यहाँ पे देखिए, ये मेढक की विशेषता है। कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। हमारे आसपास के जीव हमारे हमारे आसपास के जीव की चर्चा करें। हमारे विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई। मॉस वन में पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें कौन सजीव है? जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, ये सभी सजीव होते हैं। अब चर्चा करें, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? ध्यान दें, भोजन और सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्योंकि हम भोजन करेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करेगा। जब हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करेगा तो हम भिन्न भिन्न तरह के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? हम छोटे होते हैं और फिर हमारे शरीर में वृद्धि होती है तो हम वयस्क बन जाते हैं। तो यह हमारे शरीर में वृद्धि को दर्शाता है। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्रियाएं वृद्धि को दर्शाती हैं। पौधे में भी वृद्धि करते हैं। चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। हम जब बीज को जमीन में लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं उसमें से अंकुर फूट आता है और धीरे 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 करके यह अंकुर पौधे में और फिर एक विशाल वृक्ष के रूप में हमें दिखाई देता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पौधों में वृद्धि होती है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन यानी सांस की क्रिया। हम मनुष्य सांस नाक के द्वारा, मुंह से और रोम के द्वारा भी हम कुछ हद तक श्वसन की क्रिया करते हैं, जबकि मछलियां गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। सांस लेना
श्वसन की क्रिया कहलाता है। सांस यानी ऑक्सीजन को हम भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी सांस लेने की प्रक्रिया को दर्शाती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुए त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल्स के द्वारा सांस लेता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया सभी में पाई जाती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन की क्रिया के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन यानी अचानक चौंक जाना या कुछ ऐसी चीज़ें हमसे घटित होती हैं जिसके होने से हम एकदम चौंक से जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपकी आँखों में यदि कोई अचानक रोशनी को फेंके तो आपका तुरंत हाथ आँखों के ऊपर आ जाता है। आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको अचानक यदि कांटा चुभ जाता है तो आपके प्रति अनुक्रिया होती है। तो इस तरह के जो गुण हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं। इसको और अच्छे से समझ लें। हम सभी प्रकार के परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी जैसे कांटा लग गया, अभी हम सामान्य चल रहे थे, कांटा लग गया तो हमारा जो परिवर्तन अचानक हुआ उसके प्रति अनुक्रिया होती है और वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। अब चर्चा करें उत्सर्जन की। हम सभी भोजन करते हैं। हम सभी भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात हमारा शरीर जो पोषक तत्व है रस के रूप में वह शरीर में रह जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हम उसको मल के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वह इसे अपशिष्ट रूप में शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो इस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। विभिन्न जीव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, उत्सर्जन की क्रिया। अब प्रजनन, अपने ही समान बच्चों को पैदा करना। जैसे मनुष्य अपने ही समान संतान को पैदा करता है, कुत्ता अपने ही समान पिल्ले को पैदा करता है, इसी तरह से बिल्ली अपने समान बिल्ली को
पैदा करती है। चिड़िया अंडा देकर अपने ही समान चिड़िया पैदा करती है। गाय अपने ही समान बछड़े के रूप में संतान पैदा करती है। इसी तरह से पेड़ पौधे भी हैं। जैसे आम के पेड़ से यानी आम के पेड़ से फल आम आता है, उसके बीज को लगाने से आम ही प्राप्त होता है। ये सब प्रक्रियाएं प्रजनन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे सब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रजनन की प्रक्रिया हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये माँ अपने ही समान संतान को पैदा करती है, या ये चिड़िया आप देख रहे हैं, या यहाँ पे ये जानवर देख रहे हैं, सब अपने ही समान संतानों को पैदा करते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे भी अपने ही समान पेड़ पौधों को पैदा करते हैं या प्रजनन करते हैं। प्रजनन की क्रिया के द्वारा अपने ही समान पेड़ पौधों को लाते हैं। तो ये सामान्यतः प्रजनन की क्रिया होती है। यानी कुल हम आकलन करके या अपनी समझ से सोचें कि जो सजीव होते हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, इनमें प्रजनन की क्रिया अपने ही समान संतान को पैदा करना होता है। श्वसन की क्रिया भी होती है, वृद्धि की भी क्रिया होती है। इस तरह से सब सजीवों में ये क्रियाएं समान चलती रहती हैं। अब जीवन क्या है समझें। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न हुई है। ये जो गर्मी होती है, ये जो पेड़ के बीज होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है, इससे ये गर्मी उत्पन्न होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जीव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। बच्चों, पाठ 9 मैंने पढ़ाया और समझाया। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।